बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा। आज का प्रोग्राम का आगाज़, वैसे तो हमने आगाज़ कुछ और रखा था, लेकिन जैसे एक बहुत बड़ी खबर आई है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ और स्पेशली टारगेट करना है जजेस को कि उनकी मनपसंद के फैसले आए तो जजेस की बल्ले बल्ले बल्ले, जब पसंद के खिलाफ फैसले आए तो फिर जजेस पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए जाते हैं। उनके खिलाफ अब शिकंजा तैयार किया जा चुका है और फिर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। JIT तश्कील दे दी गई है। 2 हफ्तों के अंदर उनका पूरे का पूरा कांट छांट के सब कुछ मीडिया के सामने लाया जाएगा। आपको याद होगा कि 9 मई के वाक़े के बाद बड़े लोग आए थे टीवी पर और माजरत कर रहे थे कि पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अब जजेस के खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है। फर्स्ट हाफ में हम ये बात करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अंदर की मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो बल्ले का निशान चला गया है, दूसरी तरफ अंदर अब टूट फूट का शिकार हो चुका है और एक दूसरे पर जाती हमले किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल मुझे मिलने के लिए आए थे जेल में और ये कहा था कि आप पार्टी छोड़ दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। ये कहा है शाह महमूद कुरैशी ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, लेकिन आज इमरान इस्माइल ने कह दिया है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं इन्हीं की दरख्वास्त पर इनको मिलने के लिए गया था। तो इस किस्म के ज़ाती हमले किए जा रहे हैं। आगे चलकर हम बात करेंगे कि गज़ा की सूरत हाल जो है और स्पेशली कि अब पाकिस्तान के अंदर से गज़ा की सूरत हाल पर आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत खुशी होती है जब हाफिज़ नईम रहमान और बाकी तमाम लोग जो है वो गज़ा की सूरत हाल पर आवाज़ उठाते हैं और हम रोज़ाना गज़ा को इशू का हिस्सा इस वजह से बनाते हैं क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज अ हैसियत इंसान भी और मुसलमान भी। बुखारी साहब, सबसे पहले के जजेस के खिलाफ, काजी फायज ईसा के खिलाफ कल हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन भी की थी इस फैसले पर। फैसला सही है, गलत है, लाइव दिखाया गया है, सब ने देखा है। जी बिल्कुल, आपने सही सिर्फ में इशारा किया है और यकीनी तौर पे हमारा ये इशू आज शायद नहीं था, लेकिन चूंकि लास्ट मिनट के ऊपर इतनी बड़ी खबर आई सो वी हैव टू रीडू द होल थिंग। तो एनीवे, अब हम अपने नाज़रीन के सामने हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको हम ये बावर करा सकें कि ये नौबत क्यों आई है। जी, इस नौबत के आने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि PTI जब से तश्कील पाई है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो सोशल मीडिया रही है, कोई 2 राय इसके बारे में नहीं है। इमेज बिल्डिंग के लिए भी, अपने मुखालफिन की ऐसी तैसी करने के लिए भी, मगर यहाँ तक तो बात ठीक थी। एवरीबडी हैज़ द राइट टू हैव ए सोशल मीडिया ऑपरेटर्स जो उनकी पार्टी की प्रोजेक्शन करें, जो उनके लीडर की इमेज बूस्टिंग की करें। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी और पाकिस्तान के आईनी अदारों की बात आएगी तो उसके लिए टॉलरेंस लेवल जो है वो बहुत देर की मेहरबान आते आते वाली बात है। उसके लिए तो टॉलरेंस लेवल 0 होना चाहिए। पाकिस्तान का इमेज जो है, देखिए, एक तो हमारी अदलिया का वैसे ही हाल ऐसा है, अगर आप मुड़ के तारीख पे रहने के 130वां नंबर है हमारा। लेकिन अब जबकि चैम्बर्स में बैठ के फैसले नहीं हो रहे हैं, जबकि मर्जी के वकला को बुला के अपनी मर्जी की ऑडियंस बिठा के फैसले नहीं हो रहे हैं, बल्कि टीवी के ऊपर लाइव दिखाई जा रही है पूरी डिबेट फ्रॉम 0 पॉइंट टिल Z। Is that right? Yes, absolutely. So nothing is hidden. No. Everybody is watching. हर तरफ से उसके ऊपर आवाज उठ सकती है, लेकिन सवाए सोशल मीडिया हैंडलर्स के, और वो भी एक पर्टिकुलर पार्टी के, कहीं और इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल एजेंडा और प्रोपेगेंडा बेस्ड हैंडलर करेक्ट। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ये सारे मॉनिटर करते हैं जब इस तरह के पॉलिटिकल केसेस जो है अदालतों के अंदर आते हैं। वहाँ कहीं से कुछ नहीं आया है, सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर और चंद व्लॉगर्स जो हैं, जो नए नए कन्वर्ट्स हैं। मैं इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता हूँ, वरना बात इससे आगे क्यों की जा सकती है। उन्होंने जो तूफान बदतमीजी उठाया है उसके बारे में बात करना बहुत सर, अब किबला दुरुस्त होगा ना सब। देखिए, सही कहा आपने कि जनाब JIT तश्कील पा गई है और उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हमारी, दोनों बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, एक फौजी है, दूसरी सिविलियन है, IB है, ISI है, और इनकी टीम जो है, इनमें 20वें ग्रेड के लोग जो हैं वो शामिल होंगे और PTA की अथॉरिटीज़ जो हमारा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को सारे को मॉनिटर करती हैं वो होंगे। PTA की सर? PTA। और दूसरा ये कि इसके सरबराह जो हैं वो होंगे एडिशनल डायरेक्टर FIA के। सो जहाँ तक इसकी तश्कील का ताल्लुक है, तमाम रेलेवेंट लोग जो हैं, हाईएस्ट पोजीशन होल्डर्स, वो इसमें डाले गए हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार ने भी हिमायत का, मैं अभी वहीं आते हैं, पहले हम इससे निकलने ज़रा जो JIT बनी है। जी, देखिए, गुजारिश ये है कि जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, वो अगर ढंग की तनकीद करें, यानी इर्रेलेवेंट ना हो,
जाती दुश्मनी पर ना उतर आए तो किसी को इतराज नहीं है। ये मीडिया और सर, सोशल agree मीडिया to और not है disagree, ये ठीक एक टर्म है। मुश्किल ये है कि कुछ लोग अपने आप को महफूज समझते हैं चूंकि वो गैर ममालिक में बैठे हुए हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस सियासी जमात का हम जिक्र कर रहे हैं नाम जी, लिए बगैर, जी, जी। उसके कोई 2500 के करीब हैंडलर तो सिर्फ हिंदुस्तान में है, भारत में है, और इनसे 2 गुना बड़ी तादाद जो है यूरोप के ममालिक में बैठी हुई है। बट डज दैट मीन कि वो किसी किस्म की गिरफ्त से बाहर है? नहीं। अगर हाथ डालना चाहें उनका खानदान तो यही है ना, फैमिली तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप उनके पिछड़ों को पड़ जाएं, लेकिन उन पर इतना दबाव जरूर डाला जा सकता है कि वो या उनको बाज करें या उनको कहें कि अगर आपने करना है तो यहाँ तशरीफ लाएं और आके अदालतों में खड़े होकर कहें जो भी कुछ कहना चाहते हैं। Right. ये जो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का इमेज बर्बाद करने की कोशिशें हैं, इसकी किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह Absolutely. कि इस JIT को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने असाइन की है वो ये है कि आप यानी अपनी रिकमेंडेशंस दें कि इस मेनस को ऐसे अनासर का कला कमा कैसे किया जाएगा। यस, तो होपफुली वो जब रिकमेंडेशंस आ जाएंगी तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल से लेजिस्लेशन तक भी नौबत जा सकती है। सोशल मीडिया मॉनिटर किस तरह से हो, याद है फवाद चौधरी इस पर बड़ा कहते भी रहे हैं। देखिए, हम बहसियत जर्नलिस्ट सोशल मीडिया के ऊपर कदगन लगाने के हक में नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन जर्नलिस्ट मेरी आपकी पोजीशन में बैठा हुआ ये कहेगा कि जनाब ये मुंह बंद कर दें, इनके आप इनको बर्बाद कर दें। कोई नहीं चाहता ये। ना हम इसका हिस्सा बन सकते हैं कि आप मीडिया की आवाज को खत्म कर दें। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब पाकिस्तान की बात आएगी, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी, ये बात मैं बहुत तकलीफ से कह रहा हूं, फिर मुझे आप थोड़ी सी इजाजत दीजिए। आपने ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क किया, पंजाब की मिसाल आपके सामने है। जब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदे बिकने लग जाएं तो इससे वर्स्ट क्या बात हो जाती है। फिर हमने वुकला की जो एक यूनाइटेड फोर्स थी, उसकी हमने तकसीम की, उसको हिस्सों बखरों में तकसीम किया। अब हम आ गए अदलिया पे। खुदा के वास्ते रहम करें, ये इस मुल्क के आईनी इदारे हैं, ये इस मुल्क को चलाने के जिम्मेदार हैं। इस पर इस किस्म के हमले अगर आप करेंगे तो स्टेट विल कम टू ए हॉल्ट। आप मुझे बताइए, व्हेन स्टेट स्टॉप्स फंक्शनिंग तो कौन सा मुल्क चलेगा? फिर किस मुल्क में आप रहेंगे? एग्जैक्टली, दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू से। हमारी एडवाइस भी है, हमारी रिक्वेस्ट भी है, हम रिकमेंड भी करते हैं कि आप ज़रूर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें अपने सियासी यानी मिशन के लिए, अपने मैनिफेस्टो के लिए, अपने पार्टीज के लीडर्स की इमेज बूस्टिंग के लिए। खुदा के वास्ते पाकिस्तान से बाज आ जाए। सर, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल है जो कि मैंने पहले आपसे मीटिंग में भी किया था, आपने बोला ऑन एयर पूछना है। काजी फायज ईसा साहब ने खोसा साहब को ये मुखातिब करते हुए कहा है कि आप यहाँ पर तो बात करते हैं, बाहर जाकर आप जो है वो हमारे खिलाफ बातें करते हैं और अदलिया पर आपको यकीन नहीं है। मैं पर्सनल अपनी एक ओपिनियन दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि काजी साहब को गिला करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास कितने केसेस आते हैं। बाहर जाकर कोई भी अपनी फैमिली में अगर उनके इशू को डिस्कस करता है और कहता है कि मुझे नहीं पसंद या मुझे एतमाद नहीं है, मुझे लगता है कि एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एब्सोल्युटली यू आर राइट, आई फुल्ली एग्री विद यू, एज लॉन्ग एज हम भी लिमिट्स में रहें। अगर आप जिस तरीके से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अदालत से बाहर आने के बाद वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, इट वाज बोथ इनडिसेंट, अनकॉल्ड फॉर, और लफ्जों का चुनाव दुरुस्त नहीं था। हाँ। ठीक है, हम काजी फायज ईसा की हमायत कह लीजिए या उनकी बात को बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि आपने नॉर्म्स छोड़ दिए, आप नॉर्म्स से बाहर चले गए। आप नॉर्म्स में रह के तकरीर कर, कौन तनकीद करने से रोक सकता है? फैसलों के ऊपर तनकीद तो होती है, लेकिन जजेस के पर्सनल कंडक्ट पर बात नहीं होती है, याद रखें। ठीक है, जब पहले हुई हमने की या दूसरों ने की, सबने गलत किया। राइट, फैसले वो इसीलिए तो कहते हैं जज नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका एहतराम किया जाना चाहिए, इसका एहतराम करने में कोई खराबी नहीं है। बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशरामदीद। लतीफ़ खोसा साहब का कंडक्ट जो है, ख़ास तौर से जब से उन्होंने पार्टी बदली है, आपको मालूम है वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, पीपल्स पार्टी ने ही उन्हें इस काबिल बनाया कि उनके नाम की एक वक़्त बनी, एक हैसियत बनी। फिर जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को बिट्रे किया वो सबके सामने है।
आज भी एक और साहब भी हैं, चौधरी एतजाज हसन साहब का भी नाम लेना चाहिए यहाँ पर ज़रूर। उन्हें भी पार्टी ने किस मकाम पर पहुँचाया और फिर पार्टी के साथ उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक आम आदमी को भी इतराज़ होगा। लेकिन डिसऑन कर दिया ना पीपल्स पार्टी ने, उनकी कोई स्टेटमेंट हमसे रिलेटेड नहीं है पीपल्स करेक्ट, पार्टी की लेकिन मैं statement आपको फिर कहूँ कि पार्टी ने अभी तक भी उनको बिट्रे नहीं किया नहीं है। किया, yes, ठीक है जी, नहीं किया। एक बात तो ये होगी जनाब। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खोसा साहब, ये कहाँ लिखा है कि कोई भी वकील कोई मुकदमा लेके जाए और उसको साथ गारंटी दी जाए कि यह मुकदमा आप जीत जाएंगे? जीत जाएंगे जी। लड़ाई तो कानून की है ना, बहस तो कानून की है। तमाम लोगों ने जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि कानून और आइन के तो मुताबिक है फैसला। हाँ। लेकिन जी वो चूंकि इनके खिलाफ एक रेफरेंस गया था, पीटीआई हुकूमत ने भेजा था, लिहाजा ए उनको इस बेंच पर नहीं बैठना चाहिए था और बी उनको ये फैसला नहीं देना चाहिए। इमरान खान ने भी कहा ना, हमने तो कहा था 5 रुकनी बेंच बने, या 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। देखिए, गुजारिश ये है कि बेंच की तश्कील क्या करनी है, कितने जजेस रिक्वायर्ड हैं, ये चीफ जस्टिस से बेहतर कोई फैसला या सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई फैसला कर सकता है? हाँ। ये वही चीफ जस्टिस है ना जिसने कमेटी बना दी कि एक शख्स का ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के जजेस बिठा के अपनी मर्जी के फैसले दे। 3 जजेस हैं सीनियर मोस्ट जो फैसले करते हैं। आप अगर अपनी मुखासमत में, अपनी मुखालफत में सही बात को भी सही बात कहने के लिए तैयार नहीं है तो इसको बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल कहा जा सकता है। शेख रशीद को ना भूलें। नहीं, शेख रशीद नहीं, इससे पहले वो 2 बार्स की जो बात आपने की, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार। यस, देखिए, मैं मतलब है, मैं बहुत तारीफ करने पे मजबूर हूँ इन दोनों ही, पाकिस्तान बार जो एसोसिएशन है उसकी भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या काउंसिल जो भी है, इन दोनों के सीनियर लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है, आउटराइटली डिफेंड किया है कि जी काजी फायज ईसा के बारे में इस तरह की जबान, इस तरह का लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप वो भी कह रहे हैं कि आप जजेस पर तनकीद करें, उनके फैसलों पर तनकीद करें, लेकिन उनकी ज़ात तक ना जाएं। ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत ठीक है। इन जो ऐसी तंजीमात होती हैं जो वकला की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका यही जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके काजी साहब का तो नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन जो है जस्टिस का, उसका दिफा किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ, एब्सोल्युटली, उनका अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है जी, अब आगे आ जाइए जनाब। इलेक्शन कमीशन, जी 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 जी, इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो सबको पता है। उसके बारे में एक हवाला ये आया कि जी उन्होंने 13 जमातों को डीलिस्ट कर दिया है जी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों की लिस्ट से खारिज करना, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करने के हक में कोई भी नहीं है। सर, कंवर दिलशाद साहब का स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो ये कहते हैं कि अब ये आज़ाद हैसियत से वापस पीटीआई में जा भी नहीं सकेंगे। देखिए, उन्होंने बड़ी तफसील से ये कहा है कि इंतखाबी निज़ाम निशान से महरूम सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो जाती है जी। ये मेरे ख्याल से वो बड़ी उनकी बात को इसलिए मान लेना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इलेक्शन कमीशन का हिस्सा रहे हैं जी 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 एज सेक्रेटरी, और मैं तो उनको अथॉरिटी समझता हूँ कि वो इलेक्ट्रल मामला जात पर जो भी कहते हैं वो एक अथॉरिटी है। हैविंग सेड दैट, अब देखना ये है कि जैसा उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कंवर दिलशाद साहब ने कि जी ये जो आज़ाद हैसियत में जीतेंगे ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो सकते। हमारी मुझे तवक्को थी कि वो इसकी वजाहत भी कर देंगे कि किस कानून के तहत ऐसा है, और मेरा ख्याल है कि अब लोग सवाल चूँकि इसके ऊपर उठाएंगे तो उनको अल्टीमेटली ये बताना पड़ेगा। आगे आ जाइए जनाब। अब आपका मनपसंद जो सियासतदान है शेख रशीद, मेरा भी मनपसंद है, मेरे तो वो दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे दोस्तों में शुमार होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो मुहावरतन तो कहते हैं कि जी वो 16 दफा वो वज़ीर वो सठिया जाते हैं और कुछ कहते हैं कि जी वो पटड़ी से उतर गए हैं। हाँ। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ हुआ जरूर है उनके साथ। अदरवाइज he was a man who would always take the decision according to the tide। इसीलिए वो खुद को बड़े फख्र से कहते थे मैं तो जी गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ जी। मगर वो साथ साथ ये भी दावा करते थे कि जनाब जितने भी सियासतदान हैं ये सब GHQ की पैदावार है। हाँ जी। ये बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर अब उनको क्या हुआ? हाँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से पीटीआई ने उनको बिट्रे किया है, राइट फ्रॉम द टॉप डाउन टू द बॉटम, उनको जिंदगी का ये बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए। आगे सर हमने जब आप अपनी सारी कश्तियां किसी एक उसमें यानी सारे
अपने अंडे जो है वो एक बास्केट में डाल रख देते हैं, देंगे, हाँ। फिर यही हाल होता है जो उनके साथ हो रहा है इस अच्छा, वैसे एक पार्टी की जमात, एक टिकट होल्डर, वही उसका सरबरा भी, इससे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार मैंने किसी और को नहीं देखा है पाकिस्तान की सियासत में। बुखारी साहब यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, इन पर मजीद पीटीआई ने भी कैसे बिट्रे किया है बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, इस हवाले से हम बुखारी साहब से डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में जो टूट फूट पड़ चुकी है और शेर अफजल मरवत जो हैं वो रऊफ़ हसन और हामिद खान पर ही वार कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर अलबत्ता शेख मरवत के दिफा में ज़रूर आए हैं शेर अफजल के। बुखारी साहब, इस पर तो बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर इससे थोड़ी सी इजाजत दें आप, इससे पहले वो शेख रशीद की बात जो हम कर रहे थे, शेख रशीद साहब और बैरिस्टर गौहर ने क्या उनको पराया कर दिया। एक तो वो आज गिरफ्तार हुए, उन्होंने कहा इनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, पहले था अब आगे नहीं होगा। देखिए पहली बात तो यह कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो पहली दफ़ा नहीं हुई है, पहले भी हुए वो गिरफ्तार, चिल्ला भी काट के आए, आपको याद है उन्होंने कहा था। चिल्ला कहाँ काटा उन्होंने, किसने कटवाया, उसका उन्होंने जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। पीटीआई के लिए उन्होंने अपनी ज़ात से भी बढ़ के जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं इसका गवाह हूँ, इसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब लाहौर में धरना दिया गया था, जिसमें यानी जो उस वक्त अवामी तहरीक थी, उसके कादरी साहब, तारुल कादरी साहब भी थे, आसिफ जरदारी साहब भी थे, उसमें भी उन्होंने बड़ी खौफनाक, बड़ी पुरजोश तकरीर की थी, जला दो, घरा दो, आग लगा दो, लाशों के अंबार लगा दो, वगैरह वगैरह। वो खैर उनकी कैपेसिटी से बढ़ के दावे थे वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने किए थे। तो उनको जिस अंदाज से रुथलेसली डिसोन किया है मिस्टर गौहर ने, मुझे उस पर बहुत हैरत है। हाँ, लेकिन सर नवाजा भी तो था ना उन्होंने, देखिए नवाजा बिल्कुल जरूर था, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया उसको, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस नवाजने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप उसको जलील करके निकालें भी, जलील करके उसको डिसोन करें। डिसेंट तरीका होता है ना एक तरीके का, आप उसको साइड लाइन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर बयान दे के अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आज आपने मैसेज शेख रशीद को दिया है कि हेल विद यू, वी डोंट केयर हु द हेल यू आर। आई थिंक दैट्स बैड, नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, बड़ी लड़ाई चल रही है शेर अफजल मरवत और अब आ जाइए जनाब, हामिद खान, मगर मेरा ख्याल है इससे पहले कि हम ये जो बाहमी लड़ाई के 2-4 करैक्टर हमारे सामने, इनकी बात करें, एक थोड़ा सा ओवरऑल जायजा ले लेते हैं कि ये पार्टी है क्या, थी क्या, कैसे बनी। एक तो ये कि 2018 के इलेक्शन के करीब इसके अंदर जिस मिकदार में, जिस तादाद में, जिस रफ्तार से फसली बटेरे आए थे, जिसको माइग्रेटरी बर्ड भी कह लें आप, लोटा बैड वर्ड है, मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ उसको, अपनी अपनी पार्टियाँ छोड़ के इसमें आ गए थे और खूब इक़्तिदार के मज़े लिए 4 साल उन्होंने जी। लेकिन जो ही खान साहब के ऊपर कड़ा वक्त आया, वो उससे ज़्यादा बरकरफ्तारी के साथ वापस चले गए, सोनिक सुपरसोनिक जहाज़ों में बैठ के भाग गए, अपना ग्रुप भी बना लिए, 2 ग्रुप बन गए, आपको पता है पीटीआई के अंदर से जी। अब जो है ना पार्टी का हाल है वो हेडलेस चिकन वाला, ये बड़ा अंग्रेजी का एक प्रोवर्बियल सेंटेंस है, हेडलेस चिकन। पार्टी का कोई वाली वारिस है ही नहीं, जिसके दिल में जो आ रहा है वो कर रहा है, सर पैर ही नहीं है, सर पैर नहीं। देखे ना, कोई तसव्वुर कर सकता था कि शेर अफजल मरवत साहब जो है, ही विल बिकम ए स्टॉलवर्ट ऑफ पीटीआई, जिसका कभी नाम नहीं सुना था हमने, जब तक ये पार्टी इक़्तिदार में थी, जब तक इस पार्टी के ऊपर खान साहब बाहर बैठे हुए थे, कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था। JUI से ये भी उड़ के आए थे जी। तो आज वो बैठ के फैसले कर रहे हैं, जिस तरह के वो बयानात जारी कर रहे हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन उनके साथ कराची में हुई बहुत बुरी है। हाँ। वो ना बड़े फख्र, बड़े दावे के साथ गए थे कि कराची में वो तो काया पलट देंगे जाके वहाँ पर, और जिस तरह वो एक मैं अब क्या कहूँ, एक मतलूका बीवी की तरह से दुआएं देते हुए आए हैं वहाँ से कि अल्लाह करे बेड़ा गर्क हो सबका, जिन्होंने कैंपेन जो है उसका नाश। अब आ जाइए जनाब, जो आपस की लड़ाई जिसका आपने तज़किरा किया, पहली लड़ाई तो यही है, जो इस वक्त रऊफ़ हसन, वो बजाते खुद भी एक सहाफ़ी थे, इज़ एक जर्नलिस्ट कन्वर्ट पॉलिटिशियन, और फवाद हसन फवाद के भाई हैं ये, और फवाद हसन फवाद साहब के भाई हैं। एक तो उन्होंने हेड ऑन मत्था लगा लिया इनके साथ। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरी कराची की कैंपेन का बेड़ा गर्क करने की जिम्मेदारी जो है वो इनके सर है, दोनों पे, और वो ये कह रहे हैं कि हु इज शी, हु इज ही,
वुमन ये भी प्रोवर्बियल है ना कि हुई शी, who is she? ये कौन है? तो और साथ वो कह रहे हैं कि इनके पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, ऑन नहीं करते ना ही ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन है। हालांकि अगर आप इमरान खान साहब के बयान जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे उसकी रोशनी में देखें तो वो कहते हैं नहीं वो तो मेरा शेर है, वो तो कमाल का आदमी है वगैरह वगैरह। तो ये लड़ाइयाँ जब इस लेवल पर आ जाएं कि पब्लिक नॉलेज में आ जाएं फिर ये किसी पार्टी के लिए अच्छा ओमन नहीं होता। सर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पहले भी नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, चेयरमैन पीटीआई अगर बाहर होते हालात मुख्तलिफ होते, ये कौन थे पता भी नहीं होना था, लेकिन जिनका पता है वो भी लड़ रहे हैं, इमरान इस्माइल और शाह महमूद कुरैशी। हाँ, अब आप उसकी आ जाइए तो वो कुछ देर पहले जो है वो इमरान इस्माइल साहब ने शायद ये बयान दिया था कि जी मुझे इन्होंने कहा था कि मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ अपनी, तो आप मेरे साथ आ जाएं। अब वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जेल में आए थे और मुझे इन्होंने वर्गलाने की कोशिश की है। जी। मैंने कहा ना जब पार्टी के अंदर की लड़ाइयाँ टॉप लेवल की जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो इस तरह सरफेस होने लग जाएँ तो ये कोई अच्छा ओमन नहीं होता किसी सियासी जमात के लिए। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ी सी और तफसील इसकी बयान कर देते हैं, वो ये कि इसमें जो लोग की पोजीशंस में थे, शाह महमूद हैं, बाबर अमान हैं, लतीफ़ खोसा हैं, शेर अफजल मरवत हैं, चौधरी परवेज़ इलाही हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं और बेपनाह लंबी तादाद लॉन्ग लिस्ट है। ये लोग सारे जो हैं बाहर से आके नाजिल हुए पार्टी में और अब जो वकला की जो गिरफ्त है वो पार्टी के ऊपर मजबूत होती जा रही है। और ये ख़ास तौर से उस वक्त मजबूत हुई जब इमरान खान साहब ने जेल से बयान दिया था कि 70 to 80% टिकट जो है वो हम वकला को देंगे। उससे जो मायूसी की लहर पार्टी के पॉलिटिकल कार्डर्स के अंदर गई, हम तवक्को करते हैं कि खान साहब को उसका एहसास होगा, इसलिए कि वो लोग जिन्होंने मारें खाई, वो लोग जिन्होंने धरने दिए, वो लोग जिन्होंने लॉन्ग मार्च किए, वो लोग जो हर रोज़ के एहतजाज में शामिल हुए, गिरफ्तार हुए, लोगों ने सजाएं भुगती, जेलों में गए, उन सबको आपने यकजुम्बश कलम एक तरह से डिसोन कर दिया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बुखारी साहब आप बात कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की, मैं चाहूँगी उनके प्लान सी की भी आप बात करें, क्या हो सकता है प्लान सी? देखिए प्लान ए तो सबके सामने है, प्लान बी ने पट्टा बिठा दिया है। अब प्लान सी क्या होगा? विल द एंजल्स कम फ्रॉम द स्काईज या क्या होगा? किसके साथ इनकी अलायंस होगी? जो अलायंस करने की काबिल पार्टियां हैं, जिनकी अहलियत है या जो जिनकी ग्राउंड पर कोई वक़्त है, वो तो अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। आज खुद खान साहब ने ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न जिस शख्स को होना चाहिए वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, जो पिछले कई जलसों में खान साहब के लिए बड़ी हमदर्दी के जज्बात का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी बड़ी गलती हो गई, उनको पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया, देखें बैट जो है उनको मिल जाना चाहिए वापस, देखें जी उसको जेल में रखा हुआ है, सारा कुछ याद है आपको। आप उसका जवाब देखें क्या मिला है उनको, माशाल्लाह। यही तो गलतियां पहले की थी, उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा किसी के साथ। वो है ना, वो ये हवा किसी की नहीं वाली बात जो है वो शायद उन पे सादिक आती है। एनीवे जी अब आ जाए जरा वो जो निकाह वाला मामला है। जी गैर शरई निकाह पे फर्द जुर्म आयद हो गया बुशरा बीबी और इमरान खान। देखिए पहले तो खान साहब भी और बुशरा बीबी भी ये सारे डिनायल मोड में रहे जी, इनके ऊपर मुकदमा पहले से चल रहा था, लेकिन जब से इसमें मानिका साहब लैंड किए हैं जो कि बराह रास्त यानी फरीक हैं, मुतासरा फरीक हैं जी, उनके लैंड करने के बाद मामले की नौयत जो है वो गंभीर हो गई है और शरई अदालत ने अब इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया हुआ है जी। लिहाजा उलमा की राय भी है वहाँ पर, चूँकि आपको पता है कि वहाँ जो शरई अदालत है उसके अंदर तो लोग बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, वो इस सूरत हाल को देख रहे हैं। एक कोशिश आखिरी उन्होंने की, बीबी ने आज के हस्पताल जाने का बहाना करके, वो उनका ख्याल ये था कि शायद उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो सके, लेकिन जज साहब जो है वो भी लगता है जल्दी में है, उन्होंने कहा जी आप बेशक जाएं अस्पताल, फर्द जुर्म तो ऐप लीजिए। हाँ, फर्द जुर्म तो आयद हो गई, तो वो अब आयद हो गई है, सो दे विल हैव टू फेस द ट्रायल नाउ। इस ट्रायल के बीच कुछ ऐसी गुफ्तगू ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, हाँ। कहीं जना की बातें हो रही हैं, कहीं कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है, ये बहुत ऑल इज इन बैड टेस्ट। लेकिन मैं आपको वार्न ये कर रहा हूँ कि अब जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी तो आप देखिएगा ये बात कहाँ से कहाँ तक कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज्यादा होगा और आई थिंक मॉरली नहीं होना चाहिए। नहीं, मगर आप मुझे बताएं कौन है जिम्मेदार इसका? आई थिंक बात तो जवाब में आप कुछ कह नहीं सकते, ये तो फैसला आएगा तो पता चलेगा, लेकिन आई थिंक किसी भी लेडी की या फिर बानी तहरीक इंसाफ की भी इस हवाले में मानिका साहब का हमायती नहीं हूँ। ये वही मानिका साहब हैं जिन्होंने जब ये शादी हुई थी
तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरी बीवी बहुत पाकबाज औरत है, हाँ जी, मैं उनकी कसम दे सकता हूँ। जी ऐसे ही था। ये कहने के बाद वो किस अदालत के पास गए हैं मुझे आज तक समझ नहीं आ ये सकी। तो वो मानिका साहब ही बेहतर बता सकेंगे। बुखारी साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं क्विकली बस वन लाइनर आपसे आंसर लेना चाहूँगी कि इस सारी सूरत हाल में बानी तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आप देख क्या रहे हैं इलेक्शंस के बाद? देखिए, गुजारिश ये है कि ये बात तो PTI वो का नहीं, बार बानी बार कह तहरीक चुके इंसाफ हैं का। कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे, चाहे वो पावर दैट भी हो, यू नो व्हाट आई मीन, चाहे वो सियासतदान हों और सियासी जमातें हों, तो आपका फ्यूचर इज ब्लीक। यू विल हैव टू टॉक टू देम इफ यू वांट ए पॉलिटिकल कैरियर फॉर योरसेल्फ। ब्लैंक स्पेस को खत्म करना होगा। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशरामदीद, बात करेंगे गजा की सूरत हाल पर। और सबसे पहले जनूबी अफ्रीका की तरफ से मामला फ़लस्तीन का जो लेकर गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहाँ पर जो चार्जशीट तैयार की गई थी वो इंटरनेशनल कोर्ट के जज ने पढ़कर सुनाई है, इस पर बात होगी। और दूसरा सबसे अहम और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर से और हमारे जो उलमाए कराम हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, हाफिज़ नईमुर रहमान है, इन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं कि इस मामले को भुलाना नहीं चाहिए। एज अ मुसलमान, एज अ मुस्लिम, हमें इस मामले को हाईलाइट करना चाहिए। बुखारी साहब, इनकी स्टेटमेंट्स की तरफ तो मैं बाद में आऊंगी, पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर मैं चाहूंगी कि जो एक ये चार्जशीट तैयार की गई है और पढ़कर सुनाई गई है पूरी दुनिया के सामने कि क्या कुछ इजराइल कर रहा है गजा में और फलस्तीनियों के साथ। पहली बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ रुख किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने, जी, हमने व्हिच इज नॉट ए मुस्लिम कंट्री। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमें अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा और शर्म हमें आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि एक इतनी जेन्युइन कॉज को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया भी तो कौन? साउथ अफ्रीका, एक नॉन मुस्लिम। अब साउथ अफ्रीका क्यों गया? इसलिए कि वो खुद विक्टिम है जेनोसाइड के। जी। अपार्थाइड की पॉलिसीज के तहत डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स उनके साथ जुल्म होते रहे हैं। वो अलग बात है कि वहाँ एक इतना बड़ा लीडर था कि जब उनको आज़ादी हासिल हुई तो उसने तमाम गोरों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उनके खिलाफ जराइम किए थे। ये एक अलग बात है, लेकिन थैंक गॉड कि किसी में तो ये हिम्मत हुई कि वो इस मसले को लेकर वहाँ जाए। हाँ। आज की जो कार्रवाई है वो इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जो चार्जशीट है साउथ अफ्रीका की, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ही एक जज ने पढ़ के सुनाई है और इन पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यूनाइटेड नेशन की कर्टसी, उसकी कवरेज भी दिखाई गई है जी। दूसरी बात यह है कि उसका जो जिस्ट है वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं कि वो जो केस लेके गई है वो ये कि जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ पर नस्लकशी हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। उसके उन्होंने 2 सजेशंस भी दिए हैं। एक ये है कि आप एमरजेंसी ऑर्डर पास कर दें कि ये इसराइल शुड स्टॉप एनी मोर यानी कार्रवाई इमीडिएटली एंड देन वेट फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला होगा। ये नस्लकशी के इक़दामात को रोकना इसलिए ज़रूरी है कि हर रोज़ इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। प्रॉपर्टी तो खैर ऑलरेडी गजा हैज़ बिन रेज टू ग्राउंड, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब उनका रुख जो है वो जो सेटल्ड इलाके हैं, वो चाहे वो जो वेस्ट बैंक है वहाँ है, जो इलाके हैं उसमें रमल्ला है, उसमें जनीन है, उसमें बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर भी उनकी कार्रवाइयों का दायरा कार जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और इसी की तरफ इशारा किया था, कल भी हमने बताया था ना, जो हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह है, हसन नसरुल्लाह, कि ये जंग अब यहाँ सिमटी नहीं रहेगी, इसके अब फैलने के और फैलकर एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के, जिसको मतलब नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जिसको थर्ड वर्ल्ड कहा जा सकता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की इब्तिदा हो सकती है। सर, इस पे वो हो जाएगा, जो जर्मनी ने जरीदा भी अपना लिखा है उसमें भी वो कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड इट कुड बी स्टार्ट। करेक्ट। तो सर ये जो आप, हालांकि उनका बुनियादी हवाला जो है वो यूक्रेन की वॉर है, लेकिन इससे भी इज्तनाब मुमकिन नहीं, आप इससे आंख बंद नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो ए हाईली इन्फ्लेमेबल सिचुएशन देयर। ये आग है
जो किसी वक्त की भड़क के अच्छा, तबाह। ये समझ नहीं आती कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वाले सब कहते हैं कि बहुत ज्यादती हो रही है यूक्रेन वालों के साथ, रूस बहुत गलत कर रहा है। हालांकि अब तक रशिया ने किसी सिविलियन आबादी के इलाके को ना टारगेट निशाना नहीं बनाया है, ना यहाँ टारगेट पर किलिंग की है, खामोश ना है। अस्पतालों को तबाह किया है, ना एम्बुलेंसेज को तबाह किया यहाँ है। खामोश है, यहाँ वो खामोश है सब। और दूसरा, आप जेनोसाइड की जो बात कर रहे थे, 5 पैरामीटर्स हैं इंटरनेशनली जिस पे डिफाइन होती है जेनोसाइड, और इजराइल पांचों की वायलेशन कर यस, मतलब कोई एक गुंजाइश इस बात में कि वो गिल्टी है फॉर अपार्थाइड, वो गिल्टी है फॉर जेनोसाइड, एक इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इफ द केस हैज टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, इट वोंट टेक लॉन्ग। मैंने जरा थोड़ा सा रिसर्च किया, आज मैं गया उसके ऊपर और देखा कि जी अगर इमीडिएट ऑर्डर पास हो जाए उसके बाद चंद हफ्ते लगते हैं बिफोर द प्रोसीडिंग कंक्लूड्स और डिसीजन जो है वो अनाउंस किया जाए। विदिन अ वीक। दैट मीन्स जो उसमें इशारा किया है साउथ अफ्रीका ने कि एक आप एमरजेंसी इमीडिएट ऑर्डर पास करें, राइट, ताकि इट कम्स टू ए हॉल्ट, हाँ, एंड देन वी कैन होल्ड हु इज रिस्पांसिबल एंड हु हैज टू पे द डैमेजेस वगैरह वगैरह। मुझे जो आज थोड़ी सी रिलीफ मिला है वो ये है कि जो हमारी उलमा की लीडरशिप है पाकिस्तान में, उन्होंने अब गालिबन फैसला किया है कि हुकूमत अगर कुछ नहीं कर रही है, अगर जो इन्फ्लुएंशियल हल्के हैं वो खामोश हैं, तो कम से कम उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए। एक नाम आप 2 बार शुरू में भी और अब भी भूल गए, वो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। वो साहब भी बोले हैं और बहुत बहुत अच्छा बोले हैं। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि जो नफली उम्रे का इरादा रखते हैं उनको चाहिए कि वो रकम फ़लस्तीन की मदद के लिए जो है वो एलोकेट कर दें। एब्सोल्युटली गुड आइडिया। हाँ। और दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का एक फोकस तो ज़रूर होना चाहिए, वो ये कि अगर वो जाके वहाँ लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम जंग रुकवाने के लिए जो इकदाम बाहर रह के किए जा सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाके कम से कम वो तो करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इमदाद तो उनको भेजें, जो सिसकती हुई इंसानियत है वहाँ पर फ़लस्तीन में। तो ये जो हमारे 3 उलमा बोले हैं, मुफ्ती उस्मानी साहब का तो मैंने बता दिया कि उन्होंने क्या कहा है, रहमान बोले हैं, दूसरी मुनीबुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक गिला मुश्तरका तौर पे किया है कि हम जो है इस सूरत हाल की जहाँ इतना जानी नुकसान हो रहा है, तबाही हो रही है, वहाँ हम खामोश बैठे हुए हैं, हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एहसास दिलाने के लिए हमें भी आवाज़ में लानी चाहिए अपनी इनके साथ कि खुदारा इस सूरत हाल पे खामोशी इख्तियार ना करें। हम इस पे खामोशी इख्तियार करके अपना कश्मीर का केस कमज़ोर कर रहे हैं। हाँ, हमें जहाँ भी कहीं जुल्म हो रहा हो दुनिया के तख्ते पर, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। असल में हमने शटअप कॉल जब नहीं दी ना तो कहीं पर भी आग लग सकती है। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। और नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।